हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, बहुत टाइम बाद मैं वापस आ चुकी हूँ एंड वापस आके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आई होप आप लोग मुझे भूले नहीं हो। अगर भूल भी गए हो तो फिर से याद कर लो। मजाक कर रही हूँ, आई नो आप लोग मुझे भूलोगे नहीं। एंड आई नो आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहा होगा कि क्या हुआ था, क्या हो गया, कहाँ से आपका हाथ का ये हालत वगैरह हो गया। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मैं कैसी हूँ। तो गाइज़, मेरे साथ क्या हुआ था ये तो मैं आज ही आपको बताऊंगी, बट आज के पार्ट के एंड में बताऊंगी, ठीक है। एंड अभी मैं कैसी हूँ तो मैं ये इतना बता सकती हूँ कि मैं पहले से बेहतर हूँ। अभी रिसेंटली 1 महीना हुआ है मेरे ऑपरेशन का, मेरे सर्जरी का। एंड अभी मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। पूरा बेहतर अभी तक नहीं हुई हूँ, टाइम लगेगा, बट थोड़ा बेहतर हूँ। एंड क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अभी क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम एक नया स्टोरी शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको 2 स्टोरीज रिकमेंड करूंगी जिन्हें मैं शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। फर्स्ट स्टोरी यह है कि रेन दैट यू स्लेप्ट थ्रू। ये स्टोरी एना सीपी का है। एंड गाइस, आप लोगों को पता ही है कि एना सीपी अपने स्टोरीज़ को शेयर करने का परमिशन नहीं देते हैं। मैं इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तब मैंने उनका परमिशन मैं नहीं ले पाई थी। बट जब मैंने उनसे बात की कि मैंने उनका स्टोरी शेयर किया है, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि मुझे डिलीट कर देना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं स्टोरी शेयर करूं। तो इसलिए मैंने वो स्टोरीज डिलीट कर दी थी। आई होप आपको याद है। तो इसलिए मैं स्टोरी शेयर तो नहीं कर पाऊँगी, बट रिकमेंड तो कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे ऑथर है एंड उनका ये स्टोरी बहुत अच्छा है। तो मैं इस स्टोरी को कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी लिंक के साथ, आप लोग रीड कर लेना। ये उसी में है, बहुत अच्छा स्टोरी है। ये एक मॉडर्न शियांग वांग स्टोरी है एंड आपको अच्छा लगेगा सच में। एंड एक और स्टोरी है, ये एक हिस्टोरिकल वांगशियन स्टोरी है। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। इसका नाम है इन लव एंड वॉर। ये स्टोरी भी बहुत यूनिक है एंड इसे मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऑथर से बात किया है, मैंने इनको मैसेज किया है, बट उन्होंने अभी तक कोई मैसेज सीन या फिर रिप्लाई नहीं की है। तो मुझे अभी तक उनका परमिशन नहीं मिला है। जिन ऑथर को मैं रीच आउट नहीं कर पाती हूँ उनका स्टोरी में परमिशन के बिना शेयर करती हूँ, प्रॉपर क्रेडिट के साथ। बट जिनको मैं रीच आउट कर पाती हूँ उनका स्टोरी में उनके परमिशन के बिना शेयर नहीं करती, ये आपको पता है। तो मैंने उनको मैसेज तो की है, बट उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई वगैरह नहीं किया है। आई होप इन फ्यूचर वो करेंगे, तब मैं इसे शेयर कर पाऊँगी, बट अभी के लिए इसे मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका भी लिंक मैं आपको पिछले वाले स्टोरी के साथ शेयर कर दूँगी। आप इसे भी चाहो तो रीड कर सकते हो, बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके, तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। आज के स्टोरी का नाम है बेनेथ 6 लेयर्स ऑफ सिल्क। ऑथर का नाम है डार्क रेड लव नॉट। ये स्टोरी एयरशी में है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस स्टोरी का थीम है हिस्टोरिकल। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है एंड यहाँ पर वांगशियन शियांग वांग में वांगशियन ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली इंटीमेट सीन तो है नहीं, रोमांटिक है बट एक्सट्रीमली इंटीमेट नहीं है, इसलिए वांगशियन या फिर शियांग वांग मैं नहीं कह सकती, वांगशियन ही समझ लो। ये एक 1 शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही छोटा स्टोरी है, अभी मुझे यही मिला है एंड टीएचयू में ये स्टोरी बहुत ही फेमस है, तो मैंने सोचा कि इसे ही शेयर कर देती हूँ, एटलीस्ट अभी के लिए, जब तक मुझे कोई और बड़ी स्टोरी ना मिल जाए। ओके, तो ये स्टोरी बेसिकली अनटेम्ड के बाद से शुरू होता है, बट यहाँ पर अनटेम्ड से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर लंजन अभी तक विंग को कन्फ्यूज वगैरह नहीं किया है, ठीक है। वो लोग अभी इस वक्त एक साथ एक नाइट हंट पे गए हैं। लंजन एंड विंग अभी बीच बीच में इधर उधर ट्रैवल करते हैं एंड नाइट हंट करते हैं एक साथ, दोस्तों की तरह। तो आज भी वही हुआ था। लंजन एंड विंग नाइट हंट के लिए गए थे। उन्हें एक पैलेस से बुलावा आया था जहाँ पर एक बुरी आत्मा थी। वो लोग पैलेस के सामने थे। विंग लंजन से कहा, ओके, तो हम इस काम को बहुत जेंटल वे में करेंगे, क्योंकि वो घोस्ट ने अभी तक किसी को हार्म नहीं किया है ना, तो हमें रफ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा था कि तुम पहले अंदर जाओ एंड जब तक वो तुम्हारे सामने ना आए तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम अपने गुचिन के कॉर्ड के साथ उसे वहाँ पर होल्ड करना एंड देन मैं वहाँ पर आऊँगा उसकी रिसेंटफुल पावर को सप्रेस करने के लिए। मुझे लगता है यही इनफ होगा, तुम्हें क्या लगता है? लंजा ने कहा, हम ऐसे ही करेंगे। ये बोल के लंजा ने उस ओल्ड पैलेस की तरफ देखा जो बहुत ही खूबसूरत था
एंड इसका अलग ही एक हिस्ट्री भी था। इस पैलेस में बहुत बड़ा रूफ टॉप था। यहाँ के हर एक विंडोज़ बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट थे एंड बहुत सारे विंडोज़ भी थे। यहाँ पर लोग तो रहते हैं, हालांकि ये पैलेस हॉन्टेड है बट स्टिल यहाँ पर लोग रहते हैं। एंड जिस तरीके से विंग उस घोस्ट के लिए काइंडनेस दिखा रहा था कि उसके साथ वो जेंटल वे में बिहेव करेगा, लंजा को ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हार्ट और भी सॉफ्ट होते जा रहे थे। ये सोचते हुए लंजा ने विंग से कहा जाने से पहले पास में ही रहना। लंजा ये सब अपने लिए नहीं बोल रहा था, वो विंग के लिए बोल रहा था। वो विंग से बहुत प्यार करता है, हालांकि वो अभी तक कन्फेस नहीं कर पाया है, बट वो नहीं चाहता कि विंग को कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपने को माफ़ नहीं कर पाएगा और ना ही वो ऐसे होने देगा। जब लंजा ये सोच रहा था, विंग ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी लंजा, मैं उस घोस्ट को तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा, डोंट वरी। लंजा को पता है कि विंग टीज कर रहा है, तो उसने एक शाई किया एंड वो दरवाजे से अंदर चला गया। वो पैलेस के बेसमेंट के अंदर गया। अंदर जाते ही लंजा को ये पैलेस बहुत ही ओल्ड एंड थोड़ा बहुत क्वाइट फील हो रहा था। लंजा के सामने बहुत सारे सीढ़ियाँ थी जो अंडरग्राउंड जा रही थी। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो लंजा ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक ब्लू लाइट क्रिएट किया, जिसके थ्रू वो सीढ़ियों के अंदर देख पा रहा था। लंजा सीढ़ियों से अंडरग्राउंड चला गया। अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा हॉल था एंड कॉरिडोर्स भी। लंजा वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर आने से पहले लंजा ने सुना है कि यहाँ पर जो घोस्ट है वो म्यूट है, वो बात नहीं कर सकती। एंड लंजा ने सुना है कि वो घोस्ट कॉरिडोर से सीधा आकर अटैक करती है। वो ऐसे फेस बनाती है जैसे कि वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, बट उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। एक्चुअली उस घोस्ट का स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले वो एक जनरल हुआ करती थी। वो इस पैलेस के एम्प्रेस के एक बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन हुआ करती थी। जब इस पैलेस के ऊपर अटैक हुआ तब उसे यहाँ पर अंडरग्राउंड में छुप के रहने के लिए ऑर्डर दिया गया, ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। एंड यहाँ पर छुपने के बाद उसने अपने टांग भी काट दिया था, ताकि अगर उसे किसी ने पकड़ भी लिया तब भी वो लोग उसके मुंह से कोई सीक्रेट ना उगलवा ले। अपने टांग को काटने के बाद वो म्यूट हो चुका था, वो बात नहीं कर पाती थी। एंड उसके बाद वो इसी अंडरग्राउंड में छुपी रहती थी। उसके मन में एक ही होप था कि एक दिन वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी एंड अपने इम्प्रेस को ढूंढ पाएगी, क्योंकि वो इम्प्रेस से बहुत प्यार करती थी, बट वो कहीं भी अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पाई थी। बट उसके नसीब में ये नहीं था, क्योंकि एनिमीज ने इस पैलेस को कब्जा कर लिया था। उसे बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसकी मौत यहाँ पर ही हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी स्पिरिट इस बेसमेंट में घूमती रहती है एंड साइलेंटली स्क्रीम करती है, जैसे कि बहुत कुछ वो बोलना चाहती है बट बोल नहीं पा रही। एंड आज जब विंग ने कहा कि वो जेंटल वे में बिहेव करेगा, उसे परेशान या फिर रफ वे में टॉर्चर नहीं करेगा, तब लंजा बहुत ही थैंकफुल फील कर रहा था, क्योंकि लंजा को लगता है कि उस स्पिरिट के पेन को लंजा समझ सकता है। लंजा भी अभी तक अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पाया है और उसे पता भी नहीं कि वो कभी कर भी पाएगा या फिर नहीं। एनीवेज, लंजा ने सुना है कि वो स्पिरिट अपने साथ एक ब्लेड का चेन कैरी करता है जिसमें ओल्ड ब्लड है। अगर उस स्पिरिट ने किसी को पकड़ लिया तो वो आउट ऑफ जेलसी उस इंसान के बात करने का एबिलिटी छीन लेगा उस ब्लेड से। जब लंजा एंड विंग पैलेस के बाहर थे तब उन दोनों ने ही एक रिसेंटमेंट फील किया था। तो विंग का आइडिया सही है, उस स्पिरिट को सप्रेस करना ही बेहतर होगा। ये सोचते हुए लंजा अंडरग्राउंड के हॉल में आ गया। ये हॉल इतना शांत था जैसे कि इस हॉल में सालों तक किसी ने कोई बात भी नहीं किया होगा। हर तरफ, हर फर्नीचर में, हर एक प्लेस में सिर्फ डस्ट से भरा हुआ था एंड सीढ़ियों में भी डस्ट था। तो लंजा सीढ़ियों से अंदर आया है, तो लंजा ये होप करता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो विंग लंजा के फुट स्टेप्स को, जो डस्ट के ऊपर स्टेन्ड हो गया है, उसे फॉलो करके अंदर आ पाएगा। पता नहीं क्यों विंग के आसपास रहते ही लंजा को बहुत ही सेफ फील होता है। ऐसी बात नहीं कि लंजा को अंदर अंदर कोई डर है या फिर ऐसा कुछ, बट एक कंफर्ट सा फील होता है विंग के आसपास रहने से। ये सोचते हुए लंजा हॉल के आसपास देख रहा था एंड तभी लंजा को एक प्रेजेंस फील हुआ। उसने रूम के कॉर्नर की तरफ देखा तो वहां पर लंजा ने उस घोस्ट को देखा। वो आई भी अपने जनरल के आर्मर पहनी हुई थी
उसका हेयर एकदम टाइट था, नीट एंड क्लीन। उसका फेस बहुत ही हॉन्टेड था। उसका माउथ ओपन था, जैसे कि वो साइलेंटली स्क्रीम कर रही हो। लंजा ने अपने गुचिन के बैग को टाइटली पकड़ लिया। वो पेशेंसली वेट करने लगा। धीरे धीरे वो घोस्ट लंजा के पास आने लगी। लंजा ने उसके हाथों में उस ब्लेड का चेन देखा। लंजा भी रेडी था, अगर वो घोस्ट अटैक करेगी तो वो भी अटैक करेगा। एंड लंजा ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला था, बट सडनली लंजा ने उसके फेस की तरफ देखा एंड लंजा को हेजिटेशन फील हो रहा था, क्योंकि वो कुछ बोल रही थी बट कोई आवाज नहीं आ रहा था। उसके लिप्स मूव कर रहे थे डेस्परेशन के साथ, जैसे कि वो चिल्ला चिल्ला कुछ बोलना चाहती है, जैसे कि वो कुछ बोलने के लिए तड़प रही है। वो जितना करीब आ रही थी उतना ही अच्छे से लंजा उसके लिप्स को पढ़ पा रहा था। लंजा उसके लिप्स को पढ़ रहा था एंड लंजा को समझ आ रहा था कि वो बोलने जाती है, उसे बता दो, उसे बता दो, प्लीज उसे बता दो, उसे बता दो, तुम्हें उसे बताना ही होगा। लंजा समझ चुका था कि वो घोस्ट इम्प्रेस के बारे में बोल रही है, वो इम्प्रेस को कुछ बोलने के बारे में बोल रही है। लंजा को दिखाई दे रहा था कि उस घोस्ट के अंदर रिसेंटमेंट के साथ साथ एक रिग्रेट है, एक गिल्टनेस है, पेन है। तो लंजा सोच रहा था क्यों ना वो उस घोस्ट के डाइंग विश को पूरा कर सके। अगर वो उस घोस्ट के कन्फ्यूजन को सुन पाएगा तो शायद वो इसे अपने गुचिन की मदद से एम्प्रेस की आत्मा तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत साल हो चुका है, एम्प्रेस अभी तक मर भी चुकी होंगी एंड ऑफ कोर्स मर चुकी है, तो अब वो अभी जिंदा तो है नहीं कि लंजा खुद जाकर उसे बोल पाएगा। तो उसे उसके सोल को इस मैसेज को ट्रांसफर ही करना होगा, बट पहले लंजा को इस मैसेज को सुनना होगा कि ये घोस्ट क्या बोलना चाहती है। लंजा को नहीं पता कि लंजा सक्सेसफुल हो भी पाएगा या फिर नहीं, बट वो एटलीस्ट ट्राई करेगा प्यार के लिए। तो लंजा ने भी पूछा, मैं उसे क्या बताऊं? तब उस घोस्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लंजा ने पूछा, आप जो भी बोलना चाहती है मैं उन्हें बता दूंगा, बट अब क्या बोलना चाहती है? उस घोस्ट का माउथ एक्सप्रेशनलेसली मूव करने लगा एंड वो सेम चीज रिपीट करने लगी, उसे बताओ, प्लीज उसे बताओ। लंजा ने पूछा, मुझे बताइए क्या बताना होगा, प्लीज मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तब उस घोस्ट ने कहा, तुम्हें उसे बताना होगा कि इससे पहले वो घोस्ट और कुछ बोल पाती, सडनली लंजा के ऊपर एक अटैक हुआ। उस घोस्ट का हाथ लंजा के थ्रोट में था एंड उसने इतने अचानक से अटैक किया कि उसने लंजा को ऑलमोस्ट वॉल पे धकेल दिया एंड वो अपने पूरे पावर के साथ लंजा के नेक को स्क्वीज कर रहा था, दबा रहा था। अगर लंजा चाहता तो वो एक ही सेकंड में अपने को बचा सकता था। उसने ऑलमोस्ट बीचन को अनलॉक कर लिया था, बट लंजा हेजिटेट फील कर रहा था। लंजा को रियलाइज हुआ कि उस घोस्ट का हाथ आइस की तरह कोल्ड है, मर्सीलेस है। वो लंजा के नेक को दबा रहा है, बट लंजा ने ये भी देखा कि वो घोस्ट अपने नेल्स को लंजा के नेक में ड्रिक नहीं कर रहा। इंस्टेड वो लंजा के फेस के सामने लीन्ड हो गया एंड वो जल्दी जल्दी अपने माउथ को मूव करवाने लगा। वो दोनों बहुत करीब थे एंड वो बहुत ही जल्दी अपने माउथ को मूव कर रही, तो लंजा उसके लिप्स को पढ़ नहीं पा रहा था, बट लंजा उसकी आंखों में एक इमोशन देख पा रहा था, जिसे देख के लंजा भी शॉक्ड था। उस इमोशन में इतना पावर था कि लंजा को बहुत ही ओवरवेलमिंग फील हो रहा था। इससे पहले लंजा कुछ समझ पाता, सडनली उस हॉल में लंजा के ब्लू लाइट के साथ साथ एक रेड लाइट आ गया। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, सप्रेस, एंड ये वॉइस विंग का था। जैसे विंग ने चिल्लाया, शार्पली एक रेड लाइट वाला तलिस्मान लंजा ने उस घोस्ट के बीच में आ गया। उस घोस्ट ने विंग की तरफ टर्न किया एंड तभी विंग ने फिर से एक तलिस्मान उसकी तरफ थ्रो किया। अब फाइनली वो घोस्ट एंड लंजा अलग हो गए एंड वो घोस्ट साइलेंटली फ्लोर पे गिर गई अपने घुटनों पे। उस घोस्ट के साथ साथ लंजा भी गिर गया था, क्योंकि लंजा ऑलमोस्ट डिसबैलेंस हो गया था। इससे पहले वो घोस्ट और कुछ कर पाती, विंग ने फिर से कहा, मैंने कहा सप्रेस। ये बोल के विंग ने अपने पावर के साथ एक जोर से क्लैप किया एंड इससे धीरे धीरे वो स्पिरिट वीक होने लगी, गायब होने लगी। बट फिर भी उस घोस्ट ने एक बार लंजा की तरफ देखा। लंजा ने देखा कि उस घोस्ट के फेस में एक वीक स्माइल था, एक रिजाइनिंग स्माइल था। जाने से पहले उस घोस्ट ने लंजा से कहा, एटलीस्ट इसे तो बता दो, एंड देन वो घोस्ट वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही विंग दौड़ के लंजा के पास आ गया। उसने कहा, लंजा क्या हुआ है?
लंजा उसी स्पॉट को देख रहा था जहाँ पर वो घोस्ट बैठी हुई थी। विंग ने लंजा के शोल्डर को पकड़ा। उसने कहा, ओह माय गॉड लंजा। विंग के वॉइस में डर था, वो बहुत ही वॉरिड था। ये सुनते लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि लंजा को थोड़ा बहुत डिजी फील हो रहा था, उसे बहुत ही कोल्ड फील हो रहा था, स्पेशली अपने गले में। उसे अदर्स और कुछ भी फील नहीं हो रहा था, वो परफेक्टली ठीक था। तो विंग ने विस्पर करते हुए कहा, कर्स मार्क। ये बोल के विंग अपने फिंगर टिप को लंजे के नेक के ऊपर फेरने लगा। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, क्या तुम सांस ले पा रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसे अंदर अंदर बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था। उसे एक कर्स मिल गया, क्योंकि लंजा कभी भी नहीं चाहता कि विंग उसको लेकर चिंता करे। एंड अब उसके ऊपर एक सिली कर्स आ गया। अब तो विंग और भी ज़्यादा चिंता करेगा। तभी लंजा के दिमाग में एक थॉट आ गया, एंड शायद सेम थॉट विंग के दिमाग में भी आया था, एंड वो बहुत ही हॉरेबल थॉट था। उन दोनों के दिमाग में सेम थॉट आया था। एंड विंग ने तभी उस थॉट को लंजा को कहा, क्या तुम बात तो कर सकते हो ना? एंड ये सुन के लंजा भी चौंक गया था। उसने कहा, हाँ। जैसे ही लंजा ने हाँ कहा, लंजा और विंग दोनों ही रिलीफ फील करने लगे। लंजा ने कहा, हाँ मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। विंग ने कहा, ओके दैट्स गुड। बट विंग अभी भी वॉरिड था। वो लंजा को ठीक से देख रहा था। विंग ने कहा, वेल हमें और देरी नहीं करना चाहिए ये देखने के लिए कि ये कर्स एक्चुअली करता क्या है। कर्सेस मेरा स्पेशलिटी नहीं है, बट आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूँगा। बट अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं है हमें तो। ये बोलते हुए विंग ने लंजा को खड़े होने में हेल्प किया। देन विंग ने कहा, वेल हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें लोटस पियर ही जाना होगा। वही यहाँ से करीब पड़ता है। वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कर्स को लेकर स्पेशलिस्ट है। उन्हें सारे कर्स के बारे में मालूम है। आई एम श्योर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगी। तभी लंजा ने कहा, लोटस पियर, मुझे वो जगह पसंद नहीं। ये सुनते ही विंग ने लंजा की तरफ एक ऑफेंडिंग लुक दिया, स्पेशली जैसे कि वो उसे बुरा लगा हो। इनफैक्ट ये बोलने के बाद लंजा भी शॉक्ड हो गया था। उसने ऐसे ही ये बात बोल दिया बिना सोचे, ये कैसे हो गया? तभी लंजा ने कहा, विंग मुझे तुम्हारा घर पसंद है, बट मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। विंग ने कहा, ये बोल के विंग लंजा को लेकर उस रूम से बाहर निकलने लगा सीढ़ियों से। विंग ने कहा, जियांग चेंग की वजह से, है ना? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, एंड तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है लंजा। बट अगर तुम हर्ट हो एंड वो तुम्हारा मदद कर सकता है, देन हम वहाँ पर ही जाएंगे। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत ही रूडली बिहेव किया। फाइनली वो लोग पैलेस के बाहर आ गए। लंजा की बात सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा, एंड वो बार बार लंजा के नेक को देख रहा था वॉरिड आइज से। जैसे कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लंजा ने कैसे बात किया है, उसे इससे फ़र्क पड़ता है कि लंजा को कर्स मिला है। तो विंग ने कहा, कोई बात नहीं, अभी यहाँ से चलते हैं जल्दी। देन उन लोगों ने पैलेस के मालिक से, जिन लोगों ने उन्हें यहाँ पर बुलाया था, उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि उनका काम हो गया है, फिर से वो घोस्ट परेशान नहीं करेगा। बट इस बार विंग कुछ ज़्यादा जल्दी में था। उसे बस यहाँ से निकलना था, क्योंकि लंजा कर्स था एंड विंग को इसका हल निकालना था। तो वो वहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। बट वो ओनर बार बार उनकी तारीफ किए जा रहा था एंड उनको लेट भी हो रहा था। तो विंग ने कहा, देखिए हम ये अप्रिशिएट करते हैं, बट अभी हमें जल्दी। तभी लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। दे लंजा ने उस मालिक से कहा, आपको तो विंग को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा काम विंग ने ही किया है। तभी विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा इतना भी हम्बल मत बनो। लंजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे स्किल्स के बारे में पता है एंड मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है। तुमने ये मिशन फुलफिल किया है अपने काइंडनेस एंड एफिशिएंसी के साथ। ये सुनते ही विंग शॉक्ड होकर लंजा को देखने लगा। उसका आईज सॉफ्ट हो गया। विंग ने कहा, तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। लंजा ने कहा, विंग और भी ज़्यादा तारीफ डिजर्व करता है। एनीवेज, वो ओनर उन लोगों को रिवॉर्ड देना चाहता था, बट उन लोगों ने पोलाइटली उन्हें मना कर दिया एंड फाइनली वो लोटस पियर के लिए वहाँ से निकल गए। लंजा कर्स को लेकर ज़्यादा वरीड नहीं था, क्योंकि लंजा के हिसाब से ये कर्स एक्टिव होने में बहुत टाइम लगा रहा था, एंड जो कर्स एक्टिव होने में टाइम लगाता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। एंड लंजा का स्पेशल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, तो लंजा इजीली कोई भी वुंड हील कर सकता है, कोई भी पेन दूर कर सकता है। बट फिर भी
जब भी विंग लोटस प्ले की तरफ आगे बढ़ रहा था जल्दी जल्दी में, लंजू से मना नहीं कर रहा था क्योंकि विंग वॉरिड है और लंजा नहीं चाहता कि विंग वॉरिड रहे क्योंकि वॉरिनेस विंग को सूट नहीं करता। तो अगर जल्दी जल्दी जाने से विंग का चिंता दूर होता है तो लंजा वही करेगा। एंड रास्ते में विंग बार बार लंजे से पेन के बारे में पूछ रहा था, उससे बार बार पूछ रहा था कि तुम्हारा गला ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्या तुम श्योर हो लंजा? आई मीन सच में, या फिर तुम्हारी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, कोई अलग सेंसेशन हो रहा है, कोई स्ट्रेंज कलरिंग्स हो रहा है, मूड स्विंग्स, या फिर दांतों में दर्द, दांत टूट रहा है, या फिर तुम्हारा टेल हो रहा है कोई? ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, बट क्या कर्स में ऐसा होता है? विंग ने पूछा। कैसा? तुम्हारा मतलब टेल होना? मुझे नहीं पता। जब हम छोटे थे तब लोटस पे एक आंटी ने मुझे कहा था, आई मीन मुझे एंड जेंग चैंग को, कि जो भी बच्चा बहुत ही नोटी होता है उनका टेल हो जाता है। ये सुन के हम दोनों बहुत डर गए थे। ये सुन के लंजा ने कहा इसका मतलब ऐसा नहीं होता। ये सुन के विंग ने कुछ कहा नहीं, वो अपने पैरों को हिलाने लगा। वो बेसिकली लिटिल एप्पल के ऊपर था, लंजा उसे खींच रहा था, लंजा वॉक कर रहा था, बट विंग उस डॉन्की के ऊपर था। एंड शायद वो कुछ सेकंड के लिए किसी और थॉट में चला गया था, तो वो फिर से उस टॉपिक में वापस आ गया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा तू सच में नॉर्मल फील कर रहे हो ना? आई मीन अगर तुम्हें कोई इनकन्वीनियंट पेन भी हुआ तब भी तुम्हें मुझसे ये बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा ऑफ कोर्स ज़रूरत है। हालांकि लंजा ये बोलना नहीं चाहता था, पर उसके माउथ ने उसके परमिशन के बिना ये बात बोल दिया। ये बात लंजा को बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। आई मीन उसका माउथ उसे कंट्रोल में नहीं था, वो जो भी सोच रहा था उसका माउथ वही कह रहा था। लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा बट मैं ठीक हूँ, सच में मुझे कुछ भी नहीं हुआ है विंग, मुझे लेकर चिंता मत करो। विंग ने कहा अब मुझे कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रहा है लंजा। लंजा ने कहा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। विंग ने कहा मैं जानता हूँ, बट जब भी तुम्हें किसी चीज़ का आंसर नहीं देना होता है तुम उस टॉपिक को चेंज कर देते हो एंड उस क्वेश्चन कैसे घुमा देते हो जैसे कि मैं वो क्वेश्चन भूल ही जाता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के लंजा ने कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि विंग सही कह रहा है, लंजा ऐसा ही करता है एंड वो ऐसे ही करने वाला था। बट पता नहीं क्यों लंजा का माउथ उसके साथ नहीं दे रहा था आज। लंजा ने कहा कभी कभी। ये सुन के विंग ने एक शॉकिंग लाफ किया। उसने कहा वाओ रियली लंजा, रियली? क्या तुम अभी अपने सारे सीक्रेट ट्रिक्स को ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ। ये सुन के लंजा ने शाय किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका डिस्कशन यहाँ पर क्यों जा रहा है। टॉपिक चेंज करने में लंजा बहुत माहिर है, बट आज वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। विंग ने कहा सच में लंजा तुम आज कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हो। एंड लंजा को फिर से विंग के वॉइस में चिंता महसूस हो रहा था। विंग ने कहा तुम सच में ठीक फील कर रहे हो ना? ऐसी बात तो नहीं है कि तुम अब बेहोश होने से पहले मुझे अपने सारे पाप कर्मों के बारे में बोलना चाहते हो? हाँ। ये सुनते लंजा के माउथ ने इमीडिएटली बोल दिया अगर मैंने ऐसा किया तो पूरा दिन लग जाएगा। एंड लंजा को नहीं पता कि लंजा के माउथ ने ऐसा क्यों कहा। विंग ने कहा यू नो व्हाट, अब मैं सच में कुछ ज़्यादा ही वॉरिड हो रहा हूँ। ये बोल के विंग ने शाई किया एंड लिटिल एप्पल को किक किया ताकि लिटिल एप्पल जल्दी आगे बढ़े। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल था, तो लिटिल एप्पल अपने मर्जी से ही आगे बढ़ेगा। तो ये देख के विंग ने फिर से शाई किया। अभी चलते चलते ऑलमोस्ट शाम हो गया था। उन लोगों ने रास्ते में ही आज रात रुकने के लिए एक छोटा सा होटल बुक किया। लोटस पियर पहुंचने के लिए उन्हें फिर से कल पूरा दिन वॉक करना पड़ेगा एंड दे उसके नेक्स्ट डे वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। एंड उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं था। एंड लंजा भी रेस्ट करना चाहता था। उसे बहुत ही थोड़ा बहुत डिजी एंड वीकनेस फील हो रहा था, अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल था। जब उन्हें होटल ओनर ने रूम दिखाया तब भी विंग लंजा को लेकर वॉरिड था, बट लंजा फिर भी विंग की तरफ एक रीअश्योरिंग एक्सप्रेशन दे रहा था ताकि विंग को चिंता ना हो। हालांकि ये अटेम्प्ट भी फेल रहा, विंग को चिंता हो रहा था। लंजा इतना कोशिश कर रहा था विंग को चिंता मुक्त करने का, विंग उतना ही ज़्यादा चिंता कर रहा था। एनीवेज उन लोगों ने एक ही रूम बुक किया एंड अभी ये उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है। आई मीन रूम शेयर करना उन लोगों के लिए, ऐसे ट्रैवलिंग करना, रूम शेयर करना एकदम हैबिट सा बन चुका है। वो लोग ये हमेशा ही करते हैं। हालांकि ये सिर्फ उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लंजा किसी और ट्रैवलर के साथ कहीं भी अपना रूम शेयर नहीं करेगा, बट विंग के साथ ये सब बहुत ही ईजी है लंजा के लिए। अभी वो लोग अपने रूम में थे। लंजा बेड के साइड में बैठा हुआ था
एंड मिरर में अपने नेक में जो कर्स मार्क है उसे देख रहा था। ये कर्स मार्क ब्लैक कलर का था जो उसके नेक को एकदम रैप किया हुआ था। वो कुछ ज़्यादा डेंजरस दिख रहा था, हालांकि उतना डेंजरस लंजे को फील नहीं हो रहा था। लंजे को समझ नहीं आ रहा था इस कर्स का इफेक्ट क्या है। अपने आप को देखने के बाद लंजा फिर से वही काम कर रहा था जो वो हमेशा करता रहता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है करना, एंड वो है विंग को ऑब्जर्व करना। विंग जो कि साइड में ही था टेबल में, एंड अपने बैग से ऐसी बात करते करते अपने आप से कुछ निकाल रहा था। सुबह थोड़ा बहुत बारिश हुआ था तो उसकी वजह से विंग का हेयर थोड़ा बहुत भीग चुका था, एंड दैट्स वाई अभी विंग का स्ट्रेट हेयर थोड़ा बहुत कर्ल्ड भी हो गया था, एंड ये विंग को बहुत सूट कर रहा था। हालांकि विंग को सब कुछ ही सूट करता है। लंजा देख रहा था कि विंग अपने बैग से एक इंक ब्रश एंड एक पेपर निकाल रहा था, एंड ये करते करते उसने माइंडलेसली अपने हेयर को अपने ईयर के बिहाइंड लॉक किया। विंग के हर एक बिहेवियर को देखकर लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक स्मॉल स्माइल किया खुद से ही। देन उसके माउथ ने फिर से उसके परमिशन के बिना विंग से कह दिया, तुम्हारा ईयर्स बहुत ही प्रिटी है। ये सुनते विंग इतना शॉक्ड हो गया, उसने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, हाँ एक्सक्यूज मी व्हाट? ये बोल के विंग ने आसपास देखा ये देखने के लिए कि क्या इस रूम में और कोई है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं था उन दोनों के अलावा। एंड ये बोलने के बाद लंजा भी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, वो ब्लश कर रहा था। लंजा का पूरा फेस पूरा बॉडी रेड हो गया था एम्बेरसमेंट से। तो उसने इमीडिएटली कहा, मैं डिनर लेकर आता हूँ। ये बोल के लंजा उस रूम से निकल गया। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट ज़रूर बताना। एंड क्या लगता है आपको लंजा के कर्स उसे क्या करवा रहा है, उसे क्या हुआ है, कर्स का इफेक्ट क्या है, ज़रूर बताना। हाँ, एंड आज का पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है? ये क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली क्या हुआ था एंड मेरा ये हालत कैसे हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे, मैं बता नहीं पा रही थी। ओके, तो मेरा एक टूर था जहाँ पर मैं 3 कंट्रीज़ में जाने वाली थी। बेसिकली 4, बट एक लास्ट में कैंसिल हो गया तो 3। ये किसी ऑफिस के काम की वजह से था, मुझे अपने काम की वजह से ही जाना था। तो मैं तीनों कंट्रीज़ मैं मलेशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना जाने वाली थी, एंड एक और था वियतनाम जो कैंसिल हो गया था। तो मैं तीनों कंट्रीज़ जाने वाली थी, एंड ये शायद मेरा सेकंड टूर होने वाला था कंट्री के बाहर। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। तो मैंने अपने ऑफिस में कह दिया था कि मैं ये टूर खुद करना चाहती हूँ। मैं किसी ऑफिशियल टूर ये नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए सोलो ट्रैवलिंग बहुत बड़ी बात है। ये मेरा हॉबी है, आई लव इट, मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोलो ट्रैवलिंग बहुत करती रहती थी पहले, काम करने से पहले। तो जब मुझे ये मौका मिल रहा था तो मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मैं पिछले साल भी सोलो ट्रैवल करके थाईलैंड गई थी। तो मैंने कहा कि मैं ये खुद करूँगी। अगर मैं ऑफिस के थ्रू जाती तो क्या होता, मैं ठीक से घूम नहीं पाती, अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर नहीं पाती, मुझे सिर्फ टाइमिंग में बंधे रहना पड़ता था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ऑफिस का काम तो करूँगी ज़रूर, बट ये टूर मैं अपने तरीके से करूँगी, मुझे ऑफिस के टूर्स नहीं करना, ये मैं सोलो ट्रैवल करूँगी। तो ऑफिस वाले भी मान गए बहुत बोलने के बाद, एंड मैं निकल पड़ी। मैं मलेशिया में थी एंड वहाँ पर मैंने खुद से ट्रैवल वगैरह किया, मैंने सारे बुकिंग्स वगैरह खुद सब कुछ किया, एंड मैंने मलेशिया में अपना ऑफिस का काम भी किया एंड मैंने ट्रैवल भी किया। उसके बाद मैं जाने वाली थी इंडोनेशिया, उसके बाद चाइना मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था। तो इंडोनेशिया में पहुँच भी गई थी, एंड मैंने हर एक दिन बहुत अच्छे जा रहे थे। मैं 3rd डे में थी, एंड मैं बहुत ही एडवेंचरस पर्सन हूँ, अब सबको पता होगा या फिर नहीं, बट मैं बहुत ही एडवेंचरस पर्सन हूँ, मुझे एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? हर एक रिस्क एडवेंचर जहाँ पर होता है मैं वहाँ पर रहती हूँ। बचपन से मैंने ऐसे बहुत से एडवेंचर्स किया है। मेरे पापा भी ऐसे ही थे, उनका भी हाथ टूट गया था एडवेंचर के वजह से, एंड मेरी मम्मी का भी चारों हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो ये एक ऐसे फैमिली है कि जिनका हर एक हाथ पैर टूटा ही हुआ है एक्चुअली। तो बेसिकली मैं ठीक ठाक ही थी अभी तक। तो मैंने बहुत सारे एडवेंचर कर लिया था, मलेशिया में भी किया था, इंडोनेशिया में कर रही थी, एंड ये एकदम सिंपल सा एडवेंचर था जो था ATV राइड। ये सिंपल जितना दिख रहा था उतना है नहीं। ये जो ATV राइड था वो कोई सिंपल ATV राइड नहीं था। मैं एक बहुत ही घने जंगलों के बीचों बीच, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर, नदी वगैरह, वाटरफॉल सब कुछ है, वहाँ से निकलने वाली थी। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे ATVs था जो सिंपल था, बट ये जो ATV मैंने चूज़ की थी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट
ये इट्स ओके, मैं इससे पहले भी ये कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं था। तो एंड ये एकदम परफेक्टली हो भी गया था। मैंने पूरा एटीवी चलाकर कंप्लीट कर ली थी, एकदम मैं एंड मोमेंट में थी। एंड तब ऑलमोस्ट शाम होने वाला था, ठीक है, अंधेरा भी नहीं हुआ था वहाँ पे, तब ऑलमोस्ट शाम होने वाला था। एंड मैं फिनिशिंग पॉइंट में जा रही थी, आई मीन लास्ट एक वाटरफॉल बचा था, उसे कंप्लीट करने के बाद ही मैं फिनिशिंग पॉइंट में पहुँचने वाली थी। द एटीवी राइड कंप्लीट होने वाला था, ठीक है। तो एनीवेज मैं वहाँ पर अकेली तो था नहीं, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे फॉरेनर्स थे, वो भी एटीवी राइड कर रहे थे। तो मेरे पीछे एक यूरोपियन लड़का, आई मीन कोई था, बंदा था एक यूरोपियन लड़का हो या फिर आदमी, तो वो मेरे पीछे एटीवी राइड कर रहा था। तो मैं आगे जा रही थी, वो एकदम मेरे पीछे था। एंड मेरे सामने एक वाटरफॉल था, उसके वाटरफॉल में आई मीन वहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे, स्पेशली शार्प पत्थर्स बहुत थे, जो मैं पहले भी क्रॉस करके आई थी, इसलिए मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा था कि हाँ ये तो सिंपल वाटरफॉल है, मैं क्रॉस कर जाऊँगी, इसके बाद ही फिनिशिंग पॉइंट था। एंड देन उसके बाद मुझे कहीं और जाना था। तो मैं ऑलमोस्ट उसे क्रॉस करने वाली थी, तो पीछे से उस जो बंदा था यूरोपियन, उसका जो कंट्रोल था एटीवी में वो खो गया था। एंड इस तरह मैं भी आगे बढ़ रही थी, मैंने एक्सेलेरेटर दबाए रखा था, मैंने ब्रेक नहीं पकड़ा था क्योंकि मैं आगे बढ़ रही थी, मैं ब्रेक क्यों पकड़ूँ, तो मेरा एक्सेलेरेटर भी दबा हुआ था। एंड पीछे से उस लड़के ने अपना कंट्रोल खो दिया था। एंड कंट्रोल खोने के बाद उसके एटीवी ने मेरे एटीवी को ज़ोर से धक्का मारा। एंड मैं एकदम वाटरफॉल के सामने थी, ठीक है। तो इतने ज़ोर से धक्का मारा, मेरा एक्सेलेरेटर दबा हुआ था, तो मेरा कंट्रोल उस वक्त खो गया। एंड मैं एटीवी को लेकर वहाँ से उड़ने लगी थी, आई मीन बहुत भयंकर वाला, मतलब मैं उड़ी थी वहाँ से एटीवी को लेकर। तो मैं उड़ के गिर रही थी, बस कुछ ही सेकंड की बात थी वो। एंड उस सेकंड में, मिनी सेकंड में मेरे दिमाग में यही बात चल रहा था कि मुझे घर वापस लौटना है, कुछ तो होगा, या तो मेरा कुछ टूट जाएगा, मैं बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाऊंगी, या फिर मैं मतलब मर जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से गिर रही थी। एंड मेरे पूरे बॉडी में कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था सिवाय मेरे हेड के। मेरे हेड में एक हेलमेट था, दैट्स इट, क्योंकि ये नॉर्मल एटीवी राइड था, कौन इतना सोचेगा। तो मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़ोर से गिर रही थी, तो मैं गिरते गिरते पता नहीं कैसे मेरे बॉडी ने मेरे बाएं हाथ को आगे कर दिया, ठीक है, जहाँ पर मैं गिर रही थी उसकी तरफ। आई मीन आपको ये बहुत ही अननेचुरल लगेगा, बट यही हुआ था, ऑटोमेटिकली मेरे बाएं हाथ आगे चला गया था, ठीक है, मुझे बचाने के लिए। तो आपका आई मीन जब आप कोई कुछ हो रहा है ना, तो आपका ब्रेन आपके लिए काम करता है, तो ऐसे ही हुआ था शायद मेरे वक्त। तो मेरा बाएं हाथ आगे चला गया था समहाउ एंड थैंकफुली। तो मैं बहुत ही ज़ोर से एक शार्प पत्थर के ऊपर गिरी, एकदम से शार्प, ठीक है, एंड एकदम वाटरफॉल के नीचे एकदम फिसल के। तो वो हाथ जो था उस शार्प पत्थर में जाकर लगा, उस पत्थर ने मेरे हाथ को तीनों टुकड़ों में तोड़ दिया एकदम सेकंड में। तब मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ, आई मीन मैं तो ज़ोर से गिरी। एंड मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा आँख में एकदम वाटरफॉल के नीचे थी, जो कि बहुत ही दर्दनाक था, ऊपर से ज़ोर ज़ोर से पानी गिर रहा था। एंड मेरे हाथ तब टूट चुके थे, मुझे पता भी नहीं था मेरा हाथ टूट चुका है, क्योंकि तब मैं एकदम से ऐसे हो गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मीन बाली बेसिकली ग्रीनरी है, आसपास बहुत ग्रीन है, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसे हो गया था। तो बहुत सारे लोग दौड़ के आए, मुझे बिठाया उन लोगों ने। एंड मैं रोई नहीं थी, मुझे बस यही दिमाग में घूम रहा था कि क्या हुआ, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं अकेली आई थी, इतना बड़ा रिस्क मैंने ले ली थी, अब मुझे घर वापस जाना था। एंड मुझे पता भी नहीं था कि मैं घर वापस जाऊंगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस पता था कि कुछ तो हुआ है। एंड शायद मेरे बॉडी को पता था कि मेरा हाथ टूट गया, क्योंकि मेरे राइट हैंड ने मेरे लेफ्ट हैंड को ऑलरेडी पकड़ के रखा था। आई मीन ऐसा होता है, ये मैंने देखा तो था मेरी मम्मी के वक्त, बट मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होता कि ऐसा सच में होता है। मेरे दाएं हाथ ने मेरे बाएं हाथ को पकड़ के रखा था, क्योंकि मेरे बाएं हाथ एकदम मेरे कंधों से, आई मीन शोल्डर से, वो एकदम अलग हो गया था, बेसिकली लटक रहा था, इतना बुरी तरीके से टूट गया था। पूरा कनेक्शन टूट चुका था, मेरा हाथ लटक रहा था, कोई भी कनेक्शन नहीं था। आई मीन अगर मैं अपना शोल्डर हिलाऊं भी तो मेरा हाथ नहीं हिलेगा, ऐसी बात था। एंड मैं इतनी बुरी तरीके से उसे पेन हो रहा था, एंड मैं कह भी नहीं सकती, एंड मैं कहना भी नहीं चाहती, एनीवेज जाने दो। तो यही हुआ था। तो बेसिकली वहाँ से मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे इतना पता था कि मुझे ठीक रहना है, मैं अकेली आई हूँ।
तो मैं हॉस्पिटल में गई, बहुत सारे हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे मैं एडमिट थी। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है 3 टुकड़ों में। उनमें से जो जॉइंट का टुकड़ा था, आई मीन मिडिल में जो टुकड़ा था वो अलग हो गया है। आई मीन जो मसल होता है ना, आई मीन क्या कहूँ उसे, आपके एल्बो से शोल्डर के बीच में जो हड्डी होता है वो 3 टुकड़ों में टूट चुका था। एंड ये एकदम एल्बो के ऊपर हुआ था, आई मीन एकदम एल्बो को टच करके, तो एकदम बुरी तरीके से हुआ था। तो पूरा कनेक्शन टूट चुका था। तो डॉक्टर ने कहा आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका हाथ एकदम से चला जाएगा। तो मैं वहाँ पर अकेली थी, वहाँ पर ऐसे मेरे लाइफ में ये मेरा पहला ऑपरेशन होने वाला था। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं कर सकती। एंड अगर आप कहीं और किसी और कंट्री में हो एंड आपको अपने कंट्री वापस आना है बुरी हालत में, तो आपको डॉक्टर से फिट टू फ्लाई एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो मुझे वहाँ से लेना था क्योंकि मुझे इंडिया वापस आना था ऑपरेशन करने के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि वो लोग मुझे फिट टू फ्लाई नहीं दे सकते, बट मुझे एनी हाउ वो लेना था। मैंने उन्हें कन्विंस किया। मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था शाम को 5 साढ़े 5 बजे। देन हॉस्पिटल में रहते रहते मेरे हाथ को थोड़ा बहुत उन लोगों ने ट्रीट किया, आई मीन थोड़ा बहुत स्टेबल किया ताकि मैं एटलीस्ट हाथ को पकड़ पाऊँ, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी। उन लोगों ने थोड़ा स्टेबल वगैरह किया, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड देन उन लोगों को बहुत कन्विंस करने के बाद मैंने पे वगैरह किया, सब कुछ किया। उन लोगों ने मुझे फाइनली फिट टू फ्लाई दे दिया। मैंने इमीडिएटली मेरे चाइना के एंड बाकी सारे जो भी थे उनको मैंने सब कुछ कैंसिल किया। एंड देन मैं इंडिया का फ़्लाइट बुक करके इंडिया वापस आ गई, 14 घंटे की फ़्लाइट बुक करके, ठीक है। 14 आवर्स का फ़्लाइट था, मैं अकेली ही वापस आई। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे, आई मीन वापस आते रात हो गया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हुई एंड उसके ही नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हुआ। एंड ये ऑपरेशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर के हिसाब से उन लोगों ने मुझे ऑपरेशन के वक्त ही कहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो ईज़िली कॉर्पोरेट नहीं करता है। शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया था जब मेरा फेस में प्रॉब्लम हुआ था। एंड इससे पहले भी ऐसा हुआ था, जब भी मेरे बॉडी में जब मेरे स्कैन वगैरह हुआ था या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हुआ था इससे पहले, जो हार्ट टेस्ट वगैरह होता है, तो उसमें भी मेरा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जब मेरे फेस पैरालिसिस हुआ तब भी मेरा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, आपको पता है, मैंने बताया था। तो इस बार भी सेम हुआ था, मेरा ऑपरेशन थिएटर में मेरा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बट एनी हाउ थैंकफुली सबके आशीर्वाद की वजह से मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आ पाई सही सलामत। एंड उन लोगों ने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा रॉड बिठाया, बहुत सारे स्क्रूज़ के थ्रू, जो अभी तक मेरे हाथ में है एंड रहेगा, जो मेरे शोल्डर से शुरू होकर एल्बो तक है। एंड मेरा ऑपरेशन एकदम एल्बो से नीचे तक चला गया है, ठीक है। आई मीन जो कट है, जो सिलाई वगैरह है, स्टिच, वो एकदम एल्बो से नीचे तक चला गया है। तो ऊपर से एकदम मतलब 34 to 35 पता नहीं कितना, मैं बस अंदाजे बता रही हूँ, इतना सारे स्टिचेस हैं। ये सब हुआ है। तो बहुत पेनफुल था ये सारा सफ़र मेरे लिए, बट एक्सपीरियंस हुआ ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था। तो एनीवेज ऑपरेशन वगैरह हुआ एंड अभी स्टिचेस तो खोल दी गई है, बट मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ है, आई मीन एंड अभी होगा भी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। मेरे हाथ बेंट नहीं होता, ठीक है, मतलब जो एल्बो से है मेरा हाथ जो है वो बेंट नहीं होता। एंड मेरे हाथ में वो ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाती अभी, पता नहीं कब कर पाऊँगी। दर्द तो है, बहुत दर्द है, एंड सच में एक्सट्रीमली दर्द है, अभी तक है। एंड मेरा इलाज चल रहा है, मैं कंटिन्यू डॉक्टर्स को विज़िट कर रही हूँ। एंड मेरा जो एल्बो बेंडिंग को जो मैंने कहा कि बेंड नहीं होता, तो डॉक्टर ने एक और ऑपरेशन के बारे में मुझे कहा था, क्योंकि मेरा एल्बो जो है लॉक हो चुका है, उसे बेंड करना अभी लगभग इम्पॉसिबल सा हो रहा है, क्योंकि मेरा हाथ बहुत बुरी जगह से लॉक हो चुका है, इतनी बुरी जगह से लॉक हो गया है कि उसे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरापिस्ट वगैरह सजेस्ट किया है, तो अभी वही सब देखते हैं क्या होता है, कब तक मेरा हाथ ठीक हो पाता है, कब तक मेरा हाथ बेंड हो पाता है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही एंड मैं बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद कि आई मीन मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि एडवेंचर करते वक्त मेरा हाथ टूट गया है। आई मीन मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। मुझे ये रिग्रेट है कि मेरे घर पे मैं ही एक थी जो स्ट्रॉन्ग मेंबर थी। आई मीन मेरे घर पे सारे जो हेवी काम होते हैं, हेवी लिफ्टिंग जो भी होता है, वो मैं खुद करती थी एंड क्योंकि और कोई है नहीं करने वाला, मुझे ही करना होता है। तो
एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड इनफैक्ट मैं कैराटे वगैरह भी करती हूँ, आप लोगों को पता है डांस कैराटा मैं करती हूँ, ये मेरे लिए जान सा है। तो मेरे लिए अभी इस वक्त ये सब कुछ बंद हो चुका है। आई मीन पता नहीं मैं फिर से कर पाऊँगी या नहीं, कब कर पाऊँगी। एंड हेवी जो काम होता है वो तो पता नहीं मैं फिर से कभी कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो कम्प्लीटली अभी वीक हो चुका है, एक रॉड के भरोसे है, मेरे भरोसे नहीं है। एंड मैंने कोशिश की थी मेरे हाथ को ठीक करने की, बट आई कैन फील द रॉड। आई मीन मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे हाथ भी मेरे काबू में नहीं है, मैं कुछ भी ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। जो भी है पता नहीं कब ठीक होगा। आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। सो मैं बस यही सोच रही हूँ कि पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। आई मीन सब कुछ ठीक था, मैंने इससे भी डेंजरस एडवेंचर्स की है लाइफ में, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड अगर छोटा मोटा सा कुछ चोट वगैरह लगता, छोटा मोटा टूटा होता तो तब भी ठीक था, संभाल लेते मैं अपने आप को। बट ये एक बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है। आई मीन मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी मेरे एक्सरे को देखकर कि ये मेरा हाथ है। एंड ऐसी हालत हो चुका है। तो मेरे लिए टफ़ टाइम था। हालांकि मैं रोई नहीं थी और ना ही मैं रोऊंगी, बट मेरे फैमिली में आई मीन मेरी मम्मी के लिए बहुत बड़ा एक टफ़ टाइम था। आई मीन मेरी मम्मी का जितना भी ऑपरेशंस जितना भी कुछ हुआ है वो मैंने करवाई है। ये फर्स्ट टाइम था जब मेरे मम्मी को ये सब मेरे ऊपर होते हुए देखना पड़ रहा था। एंड उनके लिए ये बहुत बहुत टफ था। वो हॉस्पिटल से हिली तक नहीं थी, वो वहाँ पर ही थी मेरे साथ। एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनका भी हालत बहुत ख़राब है, उनका चारों हाथ पैर टूटा हुआ है, रिसेंटली उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। एंड मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, ये आई मीन कहाँ से क्या ये सब हो गया। मैं आई नो कि मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ एंड आई रियली वांटेड टू शेयर दिस थिंग्स विथ यू, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत करीब हो। आप लोग मुझे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसी हूँ, कब ठीक होंगी, क्या हुआ है, आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे। एंड मैं आपको बता नहीं पा रही थी क्योंकि ये सब सिर्फ मैसेज में नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। एंड एक्चुअली मैंने वीडियो बनाना एकदम से बंद कर दिया था, मैं बनाने के हालत में नहीं थी। तो तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम वो काम करो जो तुम्हें करने में अच्छा लगता है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मुझे करने में अच्छा तो डांस वगैरह लगता है एंड वीडियो बनाना लगता है। तो डांस तो मैं कर नहीं सकती, कैरेटे भी नहीं कर सकती, अभी कहीं पर जा नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से, तो बच्चा से वीडियो बनाना। एंड सच में ये मैं करना चाहती थी, तो मैं करने के लिए तड़प रही थी बेसिकली। मैं हॉस्पिटल में रहते भी बार बार आपका कमेंट वगैरह चेक करती थी। तब एटलीस्ट मुझे कुछ तो करना होगा ना, तो मैं हॉस्पिटल में थी, मैं आपके कमेंट्स वगैरह चेक करती थी, मैं आपके ओल्ड कमेंट्स को रीड किया करती थी, मुझे बहुत हौसला मिलता था। तो अभी तक यही चल रहा है, यही अभी मेरा स्टोरी है कि मैं अभी अपने हाथ को ठीक करना चाहती हूँ। एंड आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से शायद मैं ठीक हो जाऊँगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच मेरे साथ देने के लिए, ऐसे ही मेरे साथ रहना एंड प्रे करते रहना कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे हाथ पहले की तरह हो जाए। आई नो एकदम पहले की तरह तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं नॉर्मल यूज़ कर पाऊँ, जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस यही होप करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। एंड बस इतना ही चाहती हूँ। एंड या दैट्स इट, ये मेरा स्टोरी था जो मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। मैंने एकदम पूरा स्टोरी बता दिया क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। एनीवेज अगर आपको बोर लगे तो सॉरी। एंड या दैट्स इट, यही हुआ है। एंड पता नहीं नेक्स्ट अपडेट मैं आपको कब दूँगी, आई मीन कब मेरा हाथ थोड़ा सा बेहतर होगा तब दूँगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बातें कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलता है, ठीक है, स्टे सेफ, बाय।